आदाब, खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज बात खास मौजू पर इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में इस हवाले से अब बात की जाने लगी है। ना सिर्फ बात की जाने लगी है बल्कि इस हवाले से अब लोगों में डर पैदा होने लगा। तो हिंदुस्तान को किस तरह से तैयार होने की ज़रूरत है, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जाना जा सकता है कि ये वायरस हमारे मुल्क से अभी भी दूर है, यानी क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। जी हाँ, कुछ और नहीं, मैं बात मंकी पॉक्स की कर रही हूँ। मंकी पॉक्स नाज़रीन, इससे पहले आपने चिकन पॉक्स से सुना होगा और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इस चिकन पॉक्स से सामना हुआ होगा, लेकिन मंकी पॉक्स एक ऐसी बला, मैं कह लूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा ये मर्ज है जिसने दुनिया के कई ममालिक को परेशान कर रखा है। WHO ने इस हवाले से एक चेतावनी जारी की है, तनबीह की है कि 12 ऐसे ममालिक हैं जहां पर मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा हो सकता है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कितनी डरावनी और ख़तरनाक तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों को देखने के बाद सबसे पहले जहन में यही सवाल उठता है कि आखिर मंकी पॉक्स की अलामत क्या है और मंकी पॉक्स से बचने के क्या कुछ इलाज हैं या उपाय हैं। WHO की बात एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे कि WHO ने 12 मुल्कों में इसके फैलने की बात कही है। हिंदुस्तान में मंकी पॉक्स से मुकाबले की तैयारी क्या है और किस तरह से पहचाना जाए कि किसी को ये वायरस से सामना कर रहा है कोई, कैसे इसके उपाय हैं और क्या वजूहात हैं और क्या इसके पीछे की अलामत है, सिम्टम्स हैं। ये तमाम सवालात ऐसे हैं जो हिंदुस्तान का हर शहरी जानना चाहता है। तो आज इसीलिए हमने इस मौजू को शामिल किया है और इस मौजू को इस पर बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं ताकि लोगों को बताया जा सके और ये जाना जा सके कि आखिर मंकी पॉक्स क्या है। इससे पहले कि प्रोग्राम की शुरुआत करें, अगर मुल्की सतह पर बात की जाए तो इस हवाले से रियासतों ने अब हाई अलर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में एयरपोर्ट अथॉरिटी को कई सर्कुलर जारी किए गए, हिदायत जारी की गई हैं कि बाहर से आने वाले मुल्कों के लोगों के या मुसाफिरों की जाँच जो है बड़ी ही गहराई से की जाए। तो ये तमाम इक़दाम उठाने की बात कही गई है। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या है मंकी पॉक्स की अलामत, यानी सिम्टम्स क्या हैं। तो इस पर हम आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ आपसे कुछ देर बात होंगे, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, इनफैक्ट देख रहे हैं। आप बिलाल खान साहब को देख रहे हैं, पेडिट्रिशियन हैं, आपका इस्तकबाल, हमारे साथ कई प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं चलती रहेगी जिंदगी के। इसके अलावा डॉक्टर नरेश चावला को भी आप जानते ही नाज़रीन, लेकिन एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। नरेश चावला साहब नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आपका इस्तकबाल, वेलकम इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि डॉक्टर नरेश चावला आप हिंदुस्तान के लोगों को बताएं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं मंकी पॉक्स की, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, डरावनी है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो इसकी अलामत क्या होती है और क्या है ये मंकी पॉक्स? देखिए सना वारिस, पहले तो देखो 2 साल से कोरोना से हमारे देश के लोग बहुत भयभीत हो चुके हैं और दूसरी वेव में जो तबाही हुई है वो हमें एकदम ताज़ी हो जाती है। और जो चौथी वेव जो आज से कुछ हफ्ते पहले तक इसका हम ऐलान कर रहे थे और वो शायद सबड्यूड है या नहीं है, उसका भी डर हल्का जून में सुना जा रहा था। तो उसकी बैकड्रॉप में अब हमसे पूछा जा रहा है कि मंकी पॉक्स क्या है। तो मैं बता दूं, आपको याद होगा सना, हम में से जो 50-60 साल के लोग हैं उन सबको याद होगा पहले एक स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक का टीका लगता था। आज से तो 20-25 साल पहले चेचक हिंदुस्तान से खत्म हो गई थी और उसका टीका भी बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद चिकन पॉक्स का टीका आज भी हमारे छोटे बच्चों को लगाया जाता है। तो ये समझिए जो ये मंकी पॉक्स है ये इसी का एक वेरिएंट है। और अभी तक जो हमारी जानकारी है कि इंडिया में भी इसका पहला केस नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि दूसरे मुल्कों में हो चुका है तो हमारे जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रेवल लगातार जारी रहती है, तो ये वायरस भी हमारे स्टेट में आ सकता है। तो जो हमारी इम्यूनिटी थी, जो हमें स्मॉल पॉक्स का टीका लग के हमें आ जाती थी और इन सबसे बचाव करती थी, चिकन पॉक्स से, मंकी पॉक्स से, वो बचाव हमारा खत्म हो गया है। तो अब हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी खत्म हो गई है। जो रह गया है सिर्फ हमारी जनरल इनर स्ट्रेंथ या जनरल इम्यूनिटी रह गई है।
तो ये जो बीमारी है अभी तक जो बताई जा रही है, इसमें सिंपल खांसी जुकाम और हल्का बुखार टाइप होता है, और पॉक्स की तरह, जैसे कि पॉक लाइक मार्क्स आ जाते हैं, पानी वाला एक दाना, जैसे कि चिकन पॉक्स में जिन्होंने देखा हो या स्मार्ट में देखा हो, वैसे दाने आ जाते हैं। तो अभी तक जो बताया जाता है ये एक जूनोटिक बीमारी है, ये अभी तक जानवरों में फैलती थी, लेकिन वही बात आ गई कि जूनोटिक बीमारियां अब आदमी में क्रॉस कर रही हैं, तो बचाव तो सबसे बड़ा एक ही बचाव है जी कि अब मोंकीज भी हमने देखा है आम शहरों में, दिल्ली में, दूसरे बड़े शहरों में, छोटे शहरों में खुलेआम मंकीज घूमते मिलते हैं, बागों में घूमते मिलते हैं, उन घरों तक, हाउस होल्ड तक भी आ जाते हैं, और कुछ लोग तो बकायदा मंकीज को पालते भी हैं। तो हम कहेंगे जितना ये एसोसिएशन थोड़ा सेफ रहे, सेफ तक रहे, वही इसका बचाव है। अदरवाइज आप सोच के देखिए, अगर कल इंटरनेशनली कोई पेशेंट हमारे देश में आ जाता है और ये वायरस फैलना शुरू हो जाता है, यानी तो एक वही हालात एक बार फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा पिछले दिनों हमने कोरोना को लेकर देखा था कि बाहर से आया हुआ वायरस हिंदुस्तान के लोगों को किस तरह से परेशान कर रहा है और करता हुआ देखा गया। अब एक बार फिर से वही हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हिंदुस्तान को किस तरह से कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बिलाल खान साहब, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपका मंकी पॉक्स पर क्या राय है और हिंदुस्तानी हुकूमत को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले एक एक्सपीरियंस हमारे पास है, कोरोना का एक्सपीरियंस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा नया कुछ नहीं है कि हमें कैसे टैकल करना है, कैसे टैकल नहीं करना है। इंतजामिया भी जाहिर सी बात है जानती है नई चीज़ों को टैकल करने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो ऐसे में इस मंकी पॉक्स से बचने के क्या कुछ उपाय आपके नज़दीक हैं, ताकि हमारे देश में ना दाखिल हो पाए? बिलाल साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद म्यूट है। जी, मैंने अनम्यूट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और आज देखिए पूरी दुनिया में ही मंकी पॉक्स एक सबसे हॉट टॉपिक है, और इसी पे हम डिबेट भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा मतलब परेशान होने की मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एक कोरोना जैसी महामारी भी ऐसी फैली थी, लेकिन उसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट था या जो फैलने का जो दर था वो बहुत ज़्यादा था, और वो इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब लंग जैसे वाइटल ऑर्गन को इम्पैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा जी। अभी आप देखेंगे कि इससे पहले भी मतलब कोरोना के चलते चलते भी कुछ एक केसेस आए थे कि इबोला के मतलब केसेस आ गए हैं, तो उससे भी फिर ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मंकी पॉक्स भी एक ऐसा ही कुछ केसेस है। ऑब्वियसली वो बहुत सारे मुल्कों में कुछ कुछ केसेस देखे गए हैं, हिंदुस्तान से अभी कोई केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो हमें डेफिनेटली अपने गार्ड्स अप रखने हैं, और जो भी मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट्स को इनको रोकने के लिए या इनकी स्क्रीनिंग के लिए अभी ऐसा कोई गाइडलाइंस आई नहीं है कि भाई एग्जैक्टली हमें क्या कोई टेस्ट करने हैं, या कोई बाहर से अगर उन कंट्रीज से कोई पेशेंट आ रहा है या मतलब कोई ट्रैवलर्स आ रहे हैं या कुछ है। लेकिन कुछ ऐसा मतलब हाँ, एक जैसे इस तरह के हमने कोरोना, हमारा सिस्टम क्या है, इन है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि उसी सिस्टम के साथ में अगर जो भी अभी ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनके लिए भी अगर हम कुछ ऐसे टेस्ट जो भी इनके हैं, सीरा बेसिकली हम करते हैं जनरली, तो अगर वो कुछ लेना है या किस तरीके से है, वो अभी गाइडलाइंस नहीं है प्योरली, बट हाँ वो चीज़ की जा सकती है। बट आई थिंक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और एक उसकी दो वजह है, एक तो इसका आपस में ये जनरली जानवरों का एक वायरस है, जो जानवर से जानवर में फैलता है, बट वी आर इंसिडेंटल होस्ट बेसिकली, कि हम बस गलती से हमें हो गया है, बट हमसे भी दूसरे इंसानों को फैल सकता है। तो इसलिए प्रिकॉशंस की जरूरत है। किसी को भी रैश हो, किसी को ऐसे बम्स हो स्किन पे या कुछ है, तो उनको आइसोलेट करना या उनसे थोड़ी सी परहेज करना, उनसे मिलने से वो जरूरी है। लेकिन आई थिंक वी शुड नॉट पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपका ये कहना है। तो नाज़रीन, आपने ये सुना होगा, दो एक्सपर्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि मंकी पॉक्स दरअसल जानवरों से फैलता हुआ वायरस, यानी जानवरों से ये होता है इंसानों में, जैसा कि कई ममालिक में देखने को मिला है कि वहाँ पर ये केसेस मिले हैं, जिसके बाद अब हिंदुस्तान की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जैसा कि कुछ देर पहले डॉक्टर नरेश चावला साहब ये कह रहे थे कि मंकीज़, इसके अलावा घरेलू पेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग कैट और पर्शियन कैट पालते हैं, बहुत सारी जगह पे आप इसके अलावा पेट आप देख पाएंगे। तो क्या उन लोगों को अब इस वक्त जो जानवरों से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है, इन तमाम लोगों को जो घरेलू जानवर पालते हैं?
सना, मैं जवाब दूं या जी जी डॉक्टर बिलाल जी, जवाब दूं? चावला साहब आपसे ही सवाल। यस, मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि दहशत पहले ही बहुत हो चुकी है, तो हमारा उद्देश्य लोगों की जिंदगी आसान बनाने का होता है। बिल्कुल। टिल नाउ आई वुड से मंकी पॉक्स का जो भी वायरस आएगा बाहर से अंदर आएगा, टिल नाउ इन इंडिया वी डू नॉट हैव इट। तो आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बट प्रिकॉशंस टू बी अवे फ्रॉम एनिमल्स एज फार एज पॉसिबल। आपका पूछना कि टू बी अवे फ्रॉम एनिमल्स का मतलब ये भी है कि हम पेट पालना बंद कर दें, तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपने पेट को बहुत ही सेफ्टी से रखते हैं, दूसरे जानवरों से मिक्स नहीं होने देते, तो ऐसा कोई डर नहीं है। और मंकीज का ये जरूरी नहीं कि ये मंकीज से आना है, द सेम वायरस कैन क्रॉस ओवर टू अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो जो हम देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, पहले इबोला आया था, फिर बर्ड फ्लू आया था, फिर कोरोना वायरस जो कि एक एसेंशियली एनिमल डिजीज थी, अब मंकी पॉक्स। तो देखा जा रहा है कि जो हमारा जानवरों के साथ जो क्लोज ताल्लुकात रहता था, बीमारियां क्रॉस ओवर कर रही हैं। वजह क्या है? वजह एक ही है कि हमारी इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है। तो जैसे कि कोरोना के लिए इंजेक्शन बनाया गया था, चिकन पॉक्स के लिए इंजेक्शन बनाया जाता, अगर ये बीमारी फैलेगी तो ऑब्वियसली मंकी पॉक्स का इंजेक्शन भी तैयार आसानी से हो सकता है। तो लेकिन टिल नाउ अभी तक जो हमारी जानकारी है, ये एक माइल्ड डिसीज है। अपार्ट फ्रॉम जो जिसको हम हमेशा कहते हैं रिस्क ग्रुप में ज्यादातर कौन आते हैं? मेनली जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको क्रॉनिक मॉर्बिलिटीज हैं, वो बच्चे भी साथ में आते हैं इसमें, जिनको कि हमने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बाई इंजेक्शन नहीं दी है। इन लोगों को बचाया जाए तो अभी तक जो हम जान पाएंगे, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कहना पड़ रहा है कि लोग भयभीत हो जाते हैं, डॉक्टर साहब रोज एक नई बीमारी ऐलान कर देते हो, हम जीना बंद कर दें क्या? तो नहीं, आप जिए, अपना प्रिकॉशन से जिएगा, जानवरों से थोड़ा दूर रहिएगा। ऐसा करते हैं, प्लस अपने खान पीन का अच्छा ख्याल रखो, आपकी जनरल इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये तमाम सलाह हैं जो नाज़रीन इस वक्त चलती रहेगी ज़िंदगी देख रहे हैं, उनको मंकी पॉक्स के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अभी हमारे मुल्क में इस वायरस ने दस्तक नहीं दी है और एक अच्छी स्टेज पर अभी हम लोग हैं। बिलाल खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप बच्चों की डॉक्टर हैं, नॉर्थ इंडिया में ये देखने को मिल रहा है कि बच्चों में बुखार के अलामात इस वक्त बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। इसकी वजह आप क्या मानते हैं और इससे बचने की क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? कि नॉर्थ इंडिया में सडन एक सर्ज है इस टाइम कि बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, कि मैक्सिमम पेशेंट्स हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 महीने में 4 एपिसोड ऑफ फीवर, कफ, कोल्ड और ये सब हो गए। तो सभी में तकरीबन ऐसा चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जनरली इतने फ्रीक्वेंट वायरल इन्फेक्शंस बच्चे में नहीं होते थे अब तक। हम देखते थे कि साल में 3-4 हो गए, अभी लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि 3 महीने में ही 3 हो गए या उससे ज़्यादा भी हो गए। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि शायद जो पिछले 2 साल में जो बच्चों ने घर पे रहे हैं और जो उनका उसका असर, चाहे उनके खान पान का डिस्टर्बेंस हो, चाहे उनके स्लीप डिस्टर्बेंसेज हो, चाहे उनका सन एक्सपोजर ना होना, उनके विटामिन डी की कमी और मिनरल्स की कमी, ओवरऑल उनके इम्यूनिटी पे उनका ज़्यादा असर हुआ है, उनकी इम्यूनिटी डाउन हुई है। और चूँकि अभी एकदम से 2 साल से क्योंकि आपका सिस्टम भी एक्सपोज नहीं था इन सब चीज़ को टैकल करने के लिए, और अब एकदम सडनली आप स्कूल में जा रहे हैं, आप सारे बाजार ओपन हुए हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो शायद बच्चों को ये कोप अप करना थोड़ा सा भारी पड़ रहा है इस बार। और उनको और लेकिन माइल्ड इलनेस है सारे, लेकिन वायरल पिक्चर ही है एकदम से। कौन सा वायरस है एग्जैक्टली वी डोंट नो, क्योंकि अभी तो कोरोना की टेस्टिंग भी हर पेशेंट में पॉसिबल नहीं है कि जिसमें वो ऐसे माइल्डली सिम्टोमेटिक है या कुछ है। हाँ, लेकिन बच्चों में ये डेफिनेटली इंक्रीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस उसमें टाइमली जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है प्लस एक गुड हाइड्रेशन वो बहुत ज़रूरी है। और अगर तबीयत बिगड़ती भी लगे तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहें पेरेंट्स। बट साथ में ये भी है कि विटामिन डी, आयरन स्टोरेज और जो मिनरल्स की कमी अगर ऐसा कुछ लगता है जिसकी वजह से इनकी इम्यून सिस्टम में फ़र्क पड़ा है, तो वो डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन से मिलकर उनको रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ये बच्चों की बात हो गई। अगर बड़ों की बात करें तो अभी हम जानते हैं नाज़रीन कि अभी गर्मी अपने शबाब पर है। दिल्ली में अभी मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन पिछले कई दिनों से या हैदराबाद की बात करें, काफ़ी गर्मी देखी जा रही थी। पारा जो था वो काफ़ी हाई था।
लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें कोल्ड और फीवर, कफ जैसे अलामात पाए गए। तो एक गर्मी अपने शबाब पर और दूसरा कोल्ड और कफ फीवर होना, इससे किस तरह से देखा जाए डॉक्टर नरेश चावला साहब? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि अभी भी हमारे देश में, जैसे हम क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में, इवन अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मरीज देखते हैं तो बाकायदा पेशेंट्स आ रहे हैं और हम उनका आते ही कोशिश करते हैं कि उनका RT-PCR टेस्ट करा के सबसे पहले उनको हम रूल आउट करें कि वो कोविड-19 तो नहीं है। प्लस दूसरा शक अगर वो नहीं निकलते हैं तो हमारा शक होता है या तो ये सिंपल वायरल फ्लू है या इसको आम जुबान में सीजनल चेंज की वजह से या सर्द गर्म, क्योंकि लोगों का एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बहुत होता है, वो AC बहुत ज़्यादा ठंडा चलाते हैं और फिर बाहर आते हैं तो इससे जो हमारी जो शरीर की जो झिल्लियाँ होती हैं मुंह की और नाक की, वो रिएक्ट करती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो उसके लिए अगर पेशेंट को कोई ऐसा कोविड-19 नहीं निकलता है, उसका RT-PCR नेगेटिव होता है, तो मोस्टली ट्रीटमेंट हम सिम्प्टोमेटिक करते हैं। तो आपने ठीक कहा, केसेस थोड़े ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। इट इज़ नॉट नीदर कोई हम कहेंगे कोई एपिडेमिक टाइप वाली चीज़ नहीं है। Cases are definitely less. तो क्या ये माना जाए कि ये सीजनल बीमारियां हैं, ये कोरोना नहीं है, जांच कराने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो हैबिचुअल हो गए हैं, वो अगर ये तमाम सिम्टम्स हैं तो वो जांच कराना भी नहीं चाहते, कराते भी। सच्चाई ये है कि हमारे देश में अभी सिर्फ 2,500 के आसपास केस पर डिटेक्ट किए जा रहे हैं, वो भी मोस्टली चांस डिटेक्शन वाले हैं। चांस डिटेक्शन का मतलब पेशेंट को करवाना ही पता है, उसको ट्रैवल करना है, उसको कहीं जाना है तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो लोग बाग, ज़्यादातर लोग बाग, मैं खुद क्लिनिक्स में देखता हूँ कि वो अवॉइड करते हैं, कहते सब देख लो, कुछ नहीं है तो हमें मुझे 1 दिन का समय दिया जाए। तो हम कई बार देते भी हैं और पेशेंट बड़ी आसानी से ठीक हो जाते हैं, तो हम कोविड-19 का ज़्यादा शक नहीं करते। तो मैं सना एक बात आपको और बताना पसंद करूंगा, जहां ये मॉन्की पॉक्स की बात चल रही थी, तो मॉन्की पॉक्स मॉन्की की बाइट से नहीं फैलता, बिकॉज़ एयरबोर्न को हवा से फैलने वाला वायरस है। तो बकायदा आप जैसे जानवरों के बीच में रहने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, तो भी आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो मैंने कई लोग देखा कि आजकल एनिमल लव बहुत बढ़ता जा रहा है, तो लोग वक्त शौकिया तौर पे ऐसा करते हैं। तो वो भी थोड़ी सी मेरे विचार में हल्की सी जो कुछ भी किया जाए, मास्क लगा के किया जाए, एहतियात से किया जाए, ताकि आपका एनिमल प्यार भी चलता रहे और हम बीमारी से बचे रहें। बिल्कुल। अगर किडनी के हवाले से बच्चों की बात की जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चों में बिलाल खान साहब ये देखा जाता है कि उनकी किडनी में स्टोन है। एक छोटा सा बच्चा है और 8 mm 10 mm के उसकी किडनी में स्टोन है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? बहुत सारे लोग सुनते हैं तो उन्हें हैरानी भी होती है। क्या आप लोगों को भी हैरानी होती है या न्यू नॉर्मल है? और इसकी वजह क्या है? हेलो, हाँ जी, आप बोलें, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये न्यू नॉर्मल है या नई चीज है। ये पहले से भी ऐसा होता था। आई थिंक अब लोग थोड़ा बहुत ही पेन या जो भी इन्वेस्टिगेशन मॉडलिटीज बहुत बढ़ गई हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा निकल करके आता है। और थोड़ा सा हमारे खान पीन का और हमारे जो बॉडी में जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और ये सब, इन सब की कंपोजिशन कैसी है, हमारे खाने में हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना ओवरलोड है हमारी बॉडी में, ताकि ये कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स मार्केट हो जाए, तो इस पे भी डिपेंड करता है। और साथ अगर एक छोटे बच्चे को जो स्कूल गोइंग चाइल्ड है और उसके किडनी में स्टोन है, अब माँ बाप हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते और उसको प्रॉब्लम भी पेश आती है, तो क्या सर्जरी कराना ही एक इलाज है या फिर इसके अलावा भी कोई और इलाज आप बताते हैं, लोगों को मशवरा देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रिवेंशन सबसे अच्छा है कि आप बच्चों को कहें कि बहुत सारा पानी पिएं, डिहाइड्रेशन से बचें। जब डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें किडनी स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और पानी पीते रहते हैं तो जो छोटी मोटी अगर कोई पथरी बन भी जाती है लेस देन 5 mm जो पथरी से कि भाई वो निकल भी आसानी से जाती है, तो वहाँ अगर मान लिया कोई रुकावट रहती है तो उस रुकावट के साथ साथ और रुकावट होकर के वो बड़ा होते रहते हैं। एक तो वो प्रोपोगेशन उसका रुकेगा, दूसरा उसको निकलने बनने से ही रुकेगा अगर पानी अच्छा पिएंगे बच्चे तो। और कहीं भी ऐसे जैसे समर सीजन है अभी, तो जैसे बहुत ही गर्मी में बच्चे खेल रहे हैं, पानी की कमी होगी, बच्चों को नहीं याद रहता ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें कि वो ज़्यादा ना खेलें, पसीना बहुत ज़्यादा ना निकले, ताकि वो डिहाइड्रेशन महसूस ना करें। दूसरा, लेकिन अगर उनको पथरी हो गई है
तब उसके लिए उनको आई थिंक नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट जो आर द बेस्ट पर्सन कि जिनको उनको मिलना चाहिए, क्योंकि किडनी के स्टोन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या होगी। आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिनमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, वो बाहर से बाहर ही वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल थेरेपीज होती हैं जिसमें स्टोन को ब्रेक कर दिया जाता है, वो निकल जाता है। जी, तो ये तो बात बच्चों की रही। किडनी से जुड़े हुए मर्ज जो हैं बड़े लोगों में होते हैं जिससे चेहरे पे सूजन होती है। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर नरेश साहब बताएं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक होती है। देखिए, किडनी डिसीज एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं इतना बताना पसंद करूंगा, इट हैज बिकम जो एडल्ट्स में बहुत कॉमन होती जा रही है। और उसके जो बड़ा कारण जो आज की तारीख में माना जाता है वो अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की दो बीमारियां हैं जो कि एडल्ट्स को बहुत एक्सपोज करती हैं। इसके अलावा जो दूसरे कारण हैं वो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ये बिगड़ सकता है। उससे हजारों सिम्टम्स आते हैं, जब या तो बच्चों में होता है तो ये मोस्टली नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉमन होता है, बड़ों में नेफ्राइटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है। लेकिन आम जनता के लिए जानना जरूरी है, अगर आपके चेहरे पे सोज है, आपके पैरों पे सोज है, आपके पेशाब में कोई गाढ़ा मटमैलापना आ रहा है, तो ये वो सिम्टम्स हैं। तब अपने फिजिशियन के पास आप जाइएगा, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो आपको बताएंगे क्या कमियां हैं, क्योंकि इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और बहुत ही एक अच्छा सा पूरा लंबा प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन अक्सर देखा गया है जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, वो बहुत बिगड़ के आते हैं और बहुत लेट स्टेज पे आते हैं, तब तक ऑलमोस्ट किडनी फेलियर या रीनल फेलियर होने वाला होता है। तो उनको देख के हमें दुख होता है, तब वो ऐसी स्टेज पे होते हैं हम उनको अच्छी तरह ठीक नहीं कर पाते। तो आम जनता को यही ऐलान कहा जाएगा, अगर आप डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा, आपको ऐसे कोई भी सिम्टम आए तो आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट होता है वो करवाते रहिएगा। और कोई भी दिक्कत नजर आए तो आप फटाफट अपने फिजिशियन से संपर्क कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको इस ताल्लुक से ज़्यादा परेशानी हो रही है तो इन तमाम मशवरों पर आप अमल करें। इसके अलावा एक मैं क्वेश्चन आम सा करना चाहूँगी आवाम की तरफ से। बाज़ दफ़ा ये देखने को मिलता है डॉक्टर नरेश चावला साहब कि वो लोग जो सफ़र करते हैं या फिर पैर लटकाकर ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनके पैर में सूजन हो जाती है। तो क्या ये कंसर्न करने वाली बात है या फिर नॉर्मल है? बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, जो मैंने कहा था ना कि किडनी डिसीज की वजह से सूजन आती है या हार्ट डिसीज की वजह से टांगों से आती है, वो एक अलग किस्म की होती है। लेकिन जिन लोगों को ज्यादा टांगें लटकानी पड़ती हैं, उनको प्रॉब्लम्स कई बार वेरिकोस वेन्स की हो सकती है, उसकी वजह से सूजन आ सकती है, डिपेंडेंट स्वेलिंग। उसका एक ही इलाज है कि आपका अगर बैठने वाला काम भी है तो कोशिश कीजिएगा कि हर कुछ देर बाद आप उठिएगा, अपने टांगों को चलाइएगा, या अपने सामने जहां बैठते हैं अपनी टांगों को लटकाने से बेहतर है कि थोड़ा सा टांग को ऊपर कर दीजिएगा। तो मैं हमेशा, तो ये बड़ों की बात होगी। बच्चों में भी ऐसा देखने को मिला है कि बच्चे सॉक्स पहनते हैं तो पैर में क्या होता है, निशानात दिखने लगते हैं सॉक्स के टाइटनेस की वजह से। तो बिलाल खान साहब, ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, क्योंकि 8 घंटे वो पैर लटका कर स्कूल में बैठते हैं, फिर उसके बाद बस में वो बैठ कर आते हैं, व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन का भी उन्हें वक्त देना पड़ता है। तो ऐसे में बच्चों के पैर में भी सूजन आ जाते हैं। तो माँ बाप परेशान होते हैं कि क्या इस तरफ उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है या फिर वही नॉर्मल चीज़ है, जैसा कि मैंने अभी डॉक्टर नरेश चावला साहब से पूछा था। बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों में ना अपने आप ही एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ही खेलते कूदते रहते हैं, इधर उधर चलते फिरते रहते हैं, तो उतने कंसर्न की बात नहीं है बच्चों में। हाँ। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेसेस होता भी है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन कोई भी टॉर्निकेट जैसी सिचुएशन, जैसे मान लिया आपने टाइट सॉक्स जिसके बॉर्डर जो है वो बहुत टाइट है, अगर वैसा कुछ पहनेंगे या कुछ उस तरीके से, तो वो तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि भी नीचे के ब्लड को ऊपर नहीं जाने देगा फिर। तो डेफिनेटली ऐसे सॉक्स या ऐसी कोई भी चीज नहीं, सूजन की वजह से जिनके पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा जब सुबह जाता है तो पैर में सूजन नहीं रहती, लेकिन घर आता है तो सूजन दिखाई देता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर ऐसा है तो डेफिनेटली देखिए, ये नॉर्मल वेरिएंट, ये नॉर्मल चीज नहीं है बच्चों में, क्योंकि बच्चे स्कूल में भी एक साथ बैठते नहीं है, वो चलते फिरते रहते हैं इधर उधर की क्लासेस वगैरह में। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली इट्स नॉट नॉर्मल, इट हैज टू बी टेस्टेड। इसके अलावा आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? बच्चे, जैसा कि मैंने कहा, अगर किडनी में स्टोन है और डॉक्टर ने कहा है कि इसे सर्जरी से ही या फिर छोटा स्टोन है जो पानी के जरिए निकल सकता है, बच्चे स्कूल में पानी तो ज़्यादा नहीं पीते, अपनी थर्मस लेकर जाते हैं, तो कैसे टैकल करें इस सिचुएशन को पेरेंट्स?
देखिए आई थिंक उनको बच्चों को देखिए हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हम गाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई आपको एक साथ बहुत देर नहीं बैठे रहना है, आपका एक एक जैसे मान लीजिए क्लास आवर्स होते हैं उनके 40 मिनट्स के 30 मिनट्स के, उसके बाद वो जाना है, उनको थोड़ा सा 5 मिनट वॉक करना है, ठीक है, और फिर आकर के दोबारा बैठना है, ठीक। इसी तरीके से कोई भी जनरली तो स्कूल्स में मोबाइल और ये सब चीज अवेलेबल नहीं होती है कि जो बच्चे वहां बैठे रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो अपने हाफ टाइम में या जो भी उनका ऐसा प्ले टाइम होता है उसमें वो खेलते कूदते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से तो ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कुछ बच्चों को ऐसी दिक्कत महसूस हो रही है कि भाई जस्ट मात की भाई आधा घंटे के बस के सफर से या 1 घंटे के बस के सफर से उनके पैर में स्वेलिंग हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली नॉट एडल्ट्स बट बच्चों में ये चीज इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि बच्चों में ये चीज नॉर्मल फेनोमेन नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मशवरे देने के लिए लोगों को। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। चलती रहेगी जिंदगी में बस इतना ही। आदाब।